नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मोदी सरकार ने अपने 2 साल पूरे होने पर जनता के बीच सर्वे करवाकर यह जानने की कोशिश की है कि क्या लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। माईगॉव पोर्टल पर करीब 1 महीने तक चले इस सर्वे में लोगों ने मोदी सरकार की विदेश नीति को सबसे ज्यादा रेटिंग दी है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर तमाम सर्वे सामने आए, लेकिन अब सरकार ने खुद अपने कामकाज का सर्वे करवाया है। सरकार ने अपने कामकाज पर जनता की राय जानने के लिए एक ऑनलाइन सर्वे करवाया और इस सर्वे में करीब 2,86,000 लोगों ने अपनी राय दी है। जनता को मेरी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए आह्वान किया। आप में से बहुत लोगों ने रेट माई गवर्नमेंट MyGov.in पर अपना ओपिनियन दिया है। वैसे तो लाखों लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन एक अच्छा प्रयोग था, इतना तो मैं जरूर कहूंगा। सर्वे में करीब 90% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में जानकारी है, जबकि 88% लोगों ने LPG कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी की बात मानी। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नंबर आता है। इसके बारे में भी 88% लोगों को जानकारी है। इस सर्वे में सबसे कम अंक प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना को मिले हैं। मात्र 57% लोगों को इसके बारे में जानकारी है, जबकि 60% लोगों को रियल एस्टेट बिल के बारे में पता है। सरकार ने MyGov की वेबसाइट, ऐप और मिस कॉल के जरिए मोदी सरकार का मूल्यांकन किया था। इसके लिए जनता से उसकी नीतियों से जुड़े 15 सवाल पूछे गए थे। सर्वे में सरकार की विदेश नीति की सबसे ज्यादा तारीफ हुई है। करीब 76% लोगों ने इसे सराहा। इसके बाद रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और रोड ट्रांसपोर्ट का नंबर आता है। इन्हें करीब 75% की रेटिंग मिली है। वहीं ब्लैक मनी पर सरकार के इरादे से मात्र 62% लोग खुश हैं। हालांकि मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना और किसानों के कल्याण को लेकर उठाए गए कदमों से जनता ज्यादा खुश नहीं है। इन्हें जनता ने 65% और 67% रेटिंग ही दी। इस सर्वे में देश भर के लोगों ने भाग लिया और ज्यादातर लोगों ने सरकार के कामकाज को ठीक ठाक बताया। यानी 2 साल के बाद मोदी सरकार जनता की नजरों में अपनी रेटिंग ठीक करने में कामयाब रही है। और पंपोर हमले पर जारी सियासत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सुरक्षा बलों के जवान अब बगैर बख्तरबंद गाड़ियों के नहीं चलेंगे। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बीजेपी नेताओं के बयानों को पाकिस्तान को उकसाने वाला बताया। बीजेपी ने कल पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्रस्ताव पेश किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हंगामे पर स्पीकर ने सवाल उठाए, जिससे नाराज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। और अगर रूलिंग पार्टी ही ये समझती है कि हालात इतने खराब है, तो फिर क्या शर्म है उसमें स्टेटमेंट देने में। हमें तो बताया कि हालात क्या है। गृह मंत्रालय में भी आज पंपोर आतंकी हमले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, रॉ चीफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 2016 में अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 10 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को अब तक 70 से ज्यादा आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली है। 2016 में आतंकियों ने एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों के 30 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में अब तक 5 नागरिकों की भी जान गई है। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक और खबर आपको बताएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान हिजबुल के एक आतंकी को मार गिराया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नगरी इलाके में आतंकी के होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी ने एक घर में पनाह ली थी। खुद को घिरता देख आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर समीर अहमद वानी के तौर पर हुई है, जो बारामूला के सोपोर का रहने वाला था। रिकवर कर लिया है उसका बॉडी और समीर वानी नाम बता रहे हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन वगैरह जारी है। टॉप कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन है। पंपोर में आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने राज्य में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को घुसपैठ में मदद के लिए पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में लश्कर ए तैयबा, ISI, पाक सेना और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की 15 से 20 लोगों की टीम मौजूद है। ये टीम हमले के लिए आतंकियों को कोड वर्ड में जानकारी देती है। पंपोर हमले के लिए भी 2 आतंकी 15 से 20 जून के बीच सुरक्षा बलों पर हमले का निर्देश मिलने के बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एयर इंडिया से जुड़ी अब आपको एक खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू आज एयर इंडिया की लापरवाही पर भड़क गए। उड़ान में देरी की वजह से वेंकैया नायडू हैदराबाद आज नहीं जा सके।
वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर एयर इंडिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। एयर इंडिया से मामले पर सफाई मांगी। वेंकैया ने ट्वीट कर लिखा, मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 544 से हैदराबाद जाना था। फ्लाइट को दोपहर 1:15 पर उड़ान भरनी थी। मैं 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। 1:15 पर मुझे सूचित किया गया कि फ्लाइट लेट है क्योंकि पायलट अब तक आया नहीं है। मैंने 1:45 तक इंतजार किया, तब भी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई। मैं घर लौट आया। एयर इंडिया ने वेंकैया नायडू से माफी मांगी, मामले की जांच का आदेश दिया। उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लेट लतीफी के मामलों में एयर इंडिया का प्रदर्शन मेट्रो शहरों में सबसे खराब है। मई महीने में एयर इंडिया की करीब 74% फ्लाइट ही तय समय पर टेक ऑफ और लैंड कर पाई थी। आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया के 43,000 से ज्यादा यात्रियों को 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था। और वहीं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने इफ्तार पार्टी के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को दिया हुआ न्योता वापस ले लिया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की इफ्तार पार्टी 2 जुलाई को संसद भवन के एनेक्सी में होनी है और इसमें कई देशों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद अफजाल का कहना है कि पंपोर हमले पर पाक उच्चायुक्त का बयान दिल को चोट पहुंचाने वाला है। ऐसे में उन्होंने न्योता वापस लेने का फैसला लिया है। जो अब्दुल बासित साहब का जो एटीट्यूड था वो काबिले जो है ना बर्दाश्त नहीं था। हम लोग चाहते थे कि उनको भी बुलाकर एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल हैं। 2 जुलाई को होने वाली इफ्तार पार्टी में 40 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहले भी इफ्तार देता रहा है, लेकिन इस बार यह आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने अपने सदस्यों को देश भर में छोटी छोटी इफ्तार पार्टी देने के लिए भी कहा है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहराता जा रहा है। राज्य के बंटवारे के बाद तेलंगाना राज्य के जज और वकील आंध्र प्रदेश के जजों का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के तहत रविवार को तेलंगाना जजेस एसोसिएशन के बैनर तले करीब 100 जजों ने विरोध रैली निकाली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रैली में शामिल 2 जजों को निलंबित कर दिया है। तेलंगाना की अदालतों में आंध्र मूल के जजों की नियुक्ति के विरोध में 120 जजों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हम नामपल्ली कोर्ट में है और यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन भी मांग कर रही है कि जो आंध्रा ओरिजिन के जजेस है उनको वापस भेज दिया जाए। तो हमारे साथ अभी रविंदर रेड्डी है जो कि प्रेसिडेंट है तेलंगाना पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन। सर बताइए कि एग्जैक्टली क्या मांगे आप? हम जो है इंसाफ मांग रहे हैं कि तेलंगाना जजेस को उनके हक चाहिए और ये जो 2 जजेस को कल सस्पेंड किया जाए उसके बारे में हम स्ट्रांगली कंडेम है। जब तेलंगाना बन ही गया है तो आंध्रा के जितने भी जजेस है वो तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि वो आंध्रा में जाके सर्व करे, लेकिन ऑप्शंस वो आज तेलंगाना में दे रहे हैं कि दिस इज द टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरवीन। अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर तैयार की गई प्रोविजन लिस्ट पर विवाद हो रहा है। प्रोविजन लिस्ट में शामिल 355 पदों में से 155 पदों के लिए आंध्र मूल के लोगों का नाम शामिल है। तेलंगाना के जज और वकीलों ने प्रोविजन लिस्ट वापस लेने की मांग की है। और अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में आम टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए हर साल गड्ढों में जा रहे हैं। सड़क की मरम्मत का ठेका जिन कंपनियों को मिल रहा है वो दरअसल आधे अधूरे काम कर पूरे पैसे लेती रही हैं और नौकरशाहों और ठेकेदारों के गठजोड़ से ये धंधा बरसों तक फलता फूलता रहा है। यहां तक कि बीएमसी के कमिश्नर के आरोपी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश के बाद भी 2 कंपनियों को बीएमसी से ही फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई संस्था ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रही हो उसे ही फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। लेकिन देश की सबसे बड़ी और धनवान महानगरपालिका बीएमसी में उल्टी गंगा बह रही है। बीएमसी कमिश्नर ने आरोपी 6 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कंपनियों को अब तक ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया गया, बल्कि आरोपी 6 में से 2 कंपनियां जे कुमार इंफ्रा और आरपीएस इंफ्रा को बीएमसी से ही नए टेंडर जरूर मिल गए। ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी अधिकारियों ने जानबूझकर ब्लैकलिस्ट करने में देरी की ताकि आरोपी कंपनियों को फिर से ठेका मिल जाए। दरअसल ये मामला ही बयां करता है कि मुंबई की सड़कें बरसों से इतनी बदहाल क्यों रही। 354 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, ऐसे महानगर पालिका के आयुक्त ने अपनी इंक्वायरी में बताया। लेकिन इंक्वायरी अगर आप बताते हो कि 354 रुपए का घोटाला है करोड़ रुपए का, तो आपने एफआईआर सिर्फ 16 करोड़ की क्यों की? और आज तक टिल टुडे
आपने रोड कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आज तक मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी करी अभी तक उनको अरेस्ट किया नहीं है। बीएमसी के रोड घोटाले के 3 मुख्य विलन माने जा सकते हैं। पहले वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सड़क बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया और काम भी आधा अधूरा किया। दूसरे बीएमसी के रोड डिपार्टमेंट के वो अधिकारी जो रिश्वतखोरी के चक्कर में ठेकेदारों के अधूरे और खराब काम को भी मंजूर करते रहे। तीसरी वो थर्ड पार्टी एजेंसियां जो आम टैक्स पेयर के पैसे से मोटी फीस भी लेती रही और ठेकेदारों के खराब काम पर भी वाहवाही का सर्टिफिकेट बांटती रही। मनपा के पास भले ही ई टेंडरिंग होने का दावा करती है, मगर उनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो एक बार ब्लैक लिस्टेड हो या गलत काम करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसकी ही दूसरी सिस्टर कंपनी जो होती है वो अन्य मार्ग से अधिकारियों की मिले भगत से वापस टेंडर पाने में सफल होती है। बीएमसी की जांच में मुख्य तौर पर खराब सड़कों के लिए कुल 6 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। ये नाम हैं जे कुमार इंफ्रा, आरपीएस इंफ्रा, रेलकॉन इंफ्रा, आरके मधानी एंड कंपनी, केआर कंस्ट्रक्शन और महावीर रोड प्रोजेक्ट एंड इंफ्रा। इन कंपनियों को मुंबई के अलग अलग हिस्सों में सड़कों को दुरुस्त करने का काम टेंडर के जरिए मिला था। बीएमसी की शुरुआती जांच में जिन 34 जगहों पर सड़कों के नमूने टेस्ट किए गए उन प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 352 करोड़ रुपए का ठेका निकाला गया था। खराब कंस्ट्रक्शन के मामले में जब इंफ्रा कंपनियों के साथ बीएमसी अधिकारियों के अलावा थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी दोषी पाए जाते हैं तब बड़े नेक्सस के सबूत मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएमसी की रिपोर्ट में जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उन्हीं कंपनियों को अगले 8 दिन बाद नए टेंडर क्यों जारी किए गए। सड़क घोटाले का पूरा पर्दाफाश होने के बाद 26 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर्स और थर्ड पार्टी ऑडिटर्स के कुल 22 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीएमसी ने रोड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है। हालांकि घोटालेबाज कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो बीएमसी के सड़क घोटाले में कुल मिलाकर 6 कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम सामने आ रहा है और सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की जांच में पाया गया है कि सड़कों की मरम्मत में कंकड़ और बजरी भरने से लेकर तारकोल डालने तक का काम तय पैमाने से काफी कम था, जबकि इन ठेकों के बिल साल दर साल बेरोक टोक पास होते रहे। मुंबई की गड्ढेदार और खराब सड़कों के लिए बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट में जिन कंपनियों को विलन माना है उनमें 6 कंपनियों का नाम है, जिसमें अहम है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जे कुमार इंफ्रा, आरपीएस इंफ्रा, रेलकन इंफ्रा, आरके मधानी एंड कंपनी, महावीर रोड्स एंड इंफ्रा और केआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के नाम हैं। जे कुमार इंफ्रा केआर कंस्ट्रक्शन को 37 जगहों पर 422 करोड़ का, रेलकन इंफ्रा और आरके मधानी के जेवी को 80 सड़कों के लिए 270 करोड़ का और आरके मधानी एंड कंपनी को अकेले एक सड़क का 114 करोड़ रुपए का ठेका मिला था। इसी तरह रेलकन इंफ्रा को 40 जगह पर 121 करोड़ रुपए का, महावीर रोड्स एंड इंफ्रा को 83 जगहों पर कुल 153 करोड़ का और आरपीएस इंफ्रा केआर कंस्ट्रक्शन के जॉइंट वेंचर को 32 जगहों पर 491 करोड़ का काम मिला था। जे कुमार जैसा कॉन्ट्रैक्टर है जो वहाँ पे क्वालिफाई हो गया था, L1 आ गया था, लोएस्ट 1 आ गया था, तो अगर वो इधर ब्लैकलिस्ट होता था तो उसको उधर का काम मिलने में मुश्किल होती थी मेट्रो का। इसीलिए जानबूझ के ये घोटाला आने के बाद भी 3 महीने तक ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया ही चालू नहीं की गई ताकि वो उधर क्वालिफाई हो, उसको उधर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। उसके बाद अभी ये नोटिस वगैरह की प्रक्रिया चालू हुई है। सड़क बनाने का काम करने वाली इन सभी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट की जांच में बीएमसी को भारी गड़बड़ियां मिली। जांच में पाया गया कि कंपनियों ने पत्थर और बजरी डालने का काम ठीक से नहीं किया, बारीक कंकड़ और बालू का मिक्सचर भी सड़कों पर ठीक से नहीं डाला गया, तारकोल की लेयरिंग भी स्टैंडर्ड से कम पाई गई। कई जगहों पर सड़क से मिट्टी निकाले बिना ही उसके बदले में गड्ढा खुदाई और ट्रांसपोर्टेशन का फर्जी बिल बनाकर बीएमसी से पैसे ले लिए गए। जी मीडिया ने आरोपी सभी 6 कंपनियों से उनका पक्ष जानने के लिए ईमेल भेजा,
फोन भी किए और उनके दफ्तर जाकर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट पक्ष रखने नहीं आया। हम कहना चाहते हैं इनको ब्लैक लिस्टेड कीजिए और साथ साथ में उनके ऊपर पैरेलल कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उनको, जैसे आपने MMRDA की बात की, तो MMRDA का भी एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड जब तक नहीं करते, और इनका तो और ऐसे है कि यही कॉन्ट्रैक्टर फिर अलग नाम से नई दिवाली करने के लिए महानगर पालिका में पहुंचेंगे। मजेदार बात ये थी कि मुंबई में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन सारे ठेके कुछ ही कंपनियों को मिलते थे। आरोप है कि BMC अधिकारी जानबूझकर टेंडर की शर्तें ऐसी रखते थे कि इन्हीं कंपनियों को सारे ठेके मिले। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। नए शहर में आप अकेले रहते हैं और दोस्त बनाने में झिझकते हैं, तो ये खबर आपके हर परेशानी को कम करेगी। आपको ऐसे कुछ ऐप्स हम बताएंगे जहां आपको दोस्तों के नाम पर फ्रॉड या अश्लीलता परोसी जाती है, बल्कि यहां कुछ युवा जिंदगी में दोस्ती के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हालांकि डेटिंग ऐप्स का लोग नाम सुनकर बड़े बुजुर्ग थोड़े परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन यंग जनरेशन ने इन ऐप्स को न केवल दोस्ती का बल्कि नए रिश्ते बनाने का भी जरिया बना लिया है। श्रुति के माता पिता ने जब शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया तो श्रुति को लगा कि उन्हें अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढना चाहिए। लेकिन इस तलाश के लिए श्रुति ने एक नया रास्ता निकाला। श्रुति ने लिया डेटिंग ऐप का सहारा। फिर क्या था, श्रुति की मुलाकात नितिन से हुई और ट्रूली मैडली पर चैटिंग की। फिर दोनों मिले, कुछ ही दिनों में प्यार हुआ और फिर शादी भी हो गई। थोड़ी लड़कियों से मिला, भी 2-3 लड़कियों से मिला, बट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। तो फिर फाइनली आई थिंक मार्च में मैंने ट्रूली मैडली में आई थिंक वी कनेक्टेड। हालांकि एक दूसरे से चैटिंग ऐप के जरिए मिलने की बात उन्होंने अपने माता पिता से छिपाई और कारण रहा जनरेशन गैप। वो ऐसी जनरेशन से आए हैं जहाँ पे डेटिंग ऐप्स को वो सही कंसिडर नहीं करते हैं। सो जब उन्होंने देखा, इनफैक्ट मतलब पहले तो हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया ही नहीं था कि हम एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिल रहे हैं। सो वी सेड कि हम एक मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू मिल रहे हैं। सो जब उनको पता चला, सब कुछ फिक्स हो गया और उसके बाद हमने, नितिन ने पहले अपने फैमिली को बताया, देन मैंने बताया, तो उन लोगों का माइंड भी चेंज हुआ कि नहीं, सही लोग भी होते हैं। नए जमाने के डेटिंग ऐप्स अपने दिल के रिश्ते बनाने और दोस्ती करने का नया जरिया बन चुके हैं। तभी तो आज के युवा इनकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग भारतीय ऐप्स से ज्यादा विदेशी ऐप्स को तरजीह दे रहे हैं। जो डेटिंग ऐप यूज़ कर रही हूँ उसका नाम वू है। बेसिकली बहुत कंफर्टेबल है स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से किसी से भी बात कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि आप गर्ल्स बॉयज़ सबसे बात कर सकते हो और इसमें ज़्यादा आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इन ऐप्स को इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की तादाद भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कारण ये है कि महिलाएं इन ऐप्स को उनके खास फीचर्स के कारण सुरक्षित मानती हैं। जब से मैंने वो यूज़ किया है तब से मेरे पास एक मैटर ऑफ ट्रस्ट आ गया है कि नहीं, मैं एक्चुअली जेन्युइन लोगों से मिल रहा हूँ, तो ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और ना तो मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ होगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बुरा लगता है। यानी इन ऐप्स ने यंग जनरेशन को दीवाना बना दिया है और ट्रेडिशनल चैटिंग ऐप्स की जगह ले ली है और इन ऐप्स के जरिए वो मिल रहे हैं अपने नए दोस्तों से, नए रिश्तों से। तान्या दुबे, जी मीडिया। तो डेटिंग ऐप्स आजकल युवाओं में काफी मशहूर हो रहे हैं और खास सिक्योरिटी फीचर्स के चलते युवा इन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं। नया दौर, नई जनरेशन, नए दोस्त बनाने का नया तरीका, डेटिंग ऐप्स पर नए जमाने की दोस्ती। ये सुनकर आपको बेशक थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आज के वक्त का सच यही है। आज कई लोग नए जमाने के डेटिंग ऐप्स का सहारा लेकर जिंदगी में नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं। अपना घर छोड़कर नए शहर में नौकरी करने आए लोग अक्सर अकेलेपन से परेशान रहते हैं। ऐसे में ये डेटिंग ऐप्स इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने में ऐसे लोगों की मदद करते हैं। टिंडर, ट्रूली मैडली, वू, एसिल, ओके क्यूपिड, थ्रिल और वी कुछ ऐसे ही डेटिंग ऐप्स हैं और इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन।
वैसे इस महीने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक पब्लिकेशन में कहा कि भारत में डेटिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ महिलाएं आज भी इन चीजों से दूर रहना ही पसंद करती हैं। लेकिन ट्रूली मैडली पर 30% से ज्यादा बातचीत महिलाएं ही शुरू करती हैं और पिछले 6 महीने में इस ऐप पर महिला यूजर्स में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सबसे पहले तो हमने एक ट्रस्ट स्कोर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। तो हम बहुत सारी वेरिफिकेशन करते हैं, ना सिर्फ फेसबुक बट लोगों का फ़ोटो आईडी, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, लिंक्डइन, तो ये सारा कुछ हम वेरीफाई करके ही लोगों को ऐप पे आने देते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि मैरिड जो आदमी हैं वो इस ऐप को ना यूज़ कर पाएँ। जैसे कि जो बाहर के ऐप्स हैं, वेस्टर्न ऐप्स हैं, उसमें सारे मैरिड आदमी काफ़ी अधिकतर मैरिड आदमी होते हैं, पर हमारे ऐप पे सिर्फ सिंगल्स होते हैं एंड दिस इन इटसेल्फ कीप्स द वुमेन सेफ। हालांकि ट्रूली मैडली के सिक्योरिटी फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इस ऐप में यूजर्स को एक दूसरे के नाम तब तक नहीं दिए जाते जब तक 2 लोग एक दूसरे को पसंद न कर लें। वहीं ट्रूली मैडली की टीम ये खास ध्यान रखती है कि ऐप पर सारे प्रोफाइल्स वेरीफाइड हों और शादीशुदा या फेक प्रोफाइल्स को ऐप पर नहीं आने देते और महिलाओं को ब्लॉक करने का ऑप्शन भी देते हैं। इस ऐप का मोबाइल फोन पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। इसी तर्ज पर वू भी एक भारतीय डेटिंग ऐप है जिसे 30 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत में बेहतरीन रिस्पांस देखकर वू को सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी लॉन्च किया गया। वू पर हर महीने करीब 10 लाख चैटिंग होती है, जबकि 30,000 लोग एक दूसरे को वू पर सर्च करते हैं, जबकि 1000 क्रश रोजाना एक दूसरे को भेजते हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी वू किसी से कम नहीं है। वू पर आप आसानी से किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। वहीं महिलाओं का पूरा नाम उनके प्रोफाइल में नहीं दिखता, केवल नाम के शुरुआती चंद अक्षर ही दिखाई देते हैं। यूजर्स को अपने ईमेल या मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। यानी इन ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले लोग भी इन्हें सुरक्षित मानते हैं और यही वजह है कि लोग नई दोस्ती के लिए नए जमाने के डेटिंग ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तान्या दुबे, जी मीडिया। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।